तो टॉपिक है कि अगर मैं कर रहे हैं इसके बाद आपका जो ये पहला तो सबसे पहले हम आगे बढ़ें कि कंडक्टर और डायलेक्ट्रिक के उससे पहले हम ये जरूर जान लेते हैं कि जब हम एक कैपेसिटर के बीच में चार्ज कैपेसिटर के बीच गुड मॉर्निंग वंस अगेन बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि अगर मैं कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक कंडक्टर या डायलेक्ट्रिक रखूं तो उसके कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा, वो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा या वो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। आज जो हम टॉपिक्स कर रहे हैं इसके बाद आपका जो ये पहला पार्ट है, पहला पार्ट का मतलब है थ्योरेटिकल पार्ट ये पूरा हो जाएगा, देन विल बी हेडिंग टुवर्ड न्यूमेरिकल पोर्शन। सो सबसे पहले हम आगे बढ़ें कि कंडक्टर और डायलेक्ट्रिक या कंडक्टर और इंसुलेटर डालने में कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। उससे पहले हम ये जरूर जान लेते हैं कि जब हम एक कंडक्टर या इंसुलेटर रखते हैं दो प्लेट्स के बीच में, यानी कि कैपेसिटर के बीच में, चार्ज कैपेसिटर के बीच में, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें क्या फर्क पड़ता है और ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो देखो, सबसे पहले तो आपको देखो ये दो प्लेट्स दिख रही हैं, ये दो प्लेट कैपेसिटर की हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें प्लस की इसमें माइनस की। इसके बीच में मैंने एक आपका कंडक्टर रख दिया। तो हम सबको पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। और कंडक्टर के बाहर ये जो फ्री स्पेस आपको दिख रहा है, सपोज ये यहीं तक है, कंडक्टर के बाहर यहाँ पे भी E0 है और इधर भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E0 है। दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है और जिसकी डायरेक्शन कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव। अंदर 0 क्यों हो जाता था, क्योंकि जैसे ही बाहर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगता था, अंदर जो आपके चार्ज होते थे नेगेटिव और पॉजिटिव, वो आप, क्योंकि आपको पता है कि देयर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इतने जल्दी अपने आप को अलाइन कर लेते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगा। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से यहाँ को। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इक्वल और अपोजिट होता है। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E बोलो या EM बोलो, ये कितना हो गया, 0। वहीं अगर आप इसकी बात करते हैं, जब आप एक डायलेक्ट्रिक डालते हैं, लेकिन पहले डायलेक्ट्रिक है क्या, डाइलेक्ट्रिक हम पहले भी बात कर चुके हैं इसकी, एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर है जो नॉर्मली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड it shows electric effect। तो डायलेक्ट्रिक क्या है बच्चों, डायलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर ही है जो नॉर्मली आपको पता है कि आप कोई रबड़ की स्लीपर पहनो तो आपको करंट नहीं लगता है, घर में बचपन से बोलते हैं ना, और वुडन कुछ है तो हमें करंट नहीं लगता, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में इंसुलेटर है, लेकिन इंसुलेटर की एक प्रॉपर्टी है, नॉर्मली तो वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लगता है। देखो इसमें हमने यहाँ बीच में एक इंसुलेटर रखा। अब जहाँ फ्री स्पेस है, जहाँ कुछ नहीं है, सपोज वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को होगी फ्री स्पेस में, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो फ्री स्पेस में तो आपका E0 दिख रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, सिंस यहाँ पॉजिटिव प्लेट है या नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ को है, तो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किस तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना मैंने क्या करा है यहाँ पे, एक बार फिर लिख देते हैं। अब इसके अंदर उतना चार्ज तो नहीं होगा फ्री चार्ज जितना आपका कंडक्टर के अंदर होता है, लेकिन फिर भी आपका जो चार्ज है वो इसकी सरफेस पे अपीयर हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है। तो दो टाइप का बिहेव कर रहा है, डाई इलेक्ट्रिक, दो टाइप का इलेक्ट्रिक बिहेवियर। नॉर्मली कंडक्ट नहीं करता, बाद में भी कंडक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी सरफेस पे चार्ज अपीयर हो रहा है और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है। तो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज उसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, EP, उसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, अगर ये नेगेटिव प्लेट है तो इधर पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव प्लेट है तो नेगेटिव इधर आएगा, नेगेटिव इधर को अट्रैक्ट होगा। तो अंदर EP इधर को, बाहर E0 इधर को, तो अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना हो जाएगा, E0 माइनस EP, यही होगा। ये इधर को है, ये इधर को है, दो चीज जब अपोज करती हैं तो नेट कैसे निकालते हैं, एक दूसरे को माइनस कर दो, बड़े से छोटे को, बाहर वाला बड़ा, अंदर वाला छोटा, तो नेट अंदर कितना हो गया, E0 माइनस EP, इसको आप EM बोल दो,
ठीक हो गया। तो अंदर वैसे बुक्स में ई लिखा रहता है, आपकी मर्जी है जो भी लिखें, ई एम में एक किसी रीजन से आपको लिखवा रहा हूँ। तो अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आया वो कितना है, ई एम। तो अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक है। और आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है, एफ नॉट अपॉन एफ एम, पढ़ा है ना, एफ नॉट अपॉन एफ एम के बराबर होता है। लेकिन अगर एफ नॉट अपॉन एफ एम में एफ की जगह क्यू ई रख दें तो ये कितना हो जाएगा, देखो एक जनरल सा एक्सप्रेशन है, ये हो जाएगा क्यू ई नॉट, ये हो जाएगा क्यू ई एम। क्यू से क्यू कैंसिल कर दो, एक ही मैं जनरल के लिए कह रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ क्यू चार्ज है तो आपका ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन ई एम इज इक्वल टू के ही लिख दो बस। ये आपका होता था एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू के, एफ नॉट की जगह क्यू ई नॉट, एफ एम की जगह क्यू ई एम, क्यू से क्यू कैंसिल तो ई नॉट अपॉन ई एम कितना, के। हम इस प्रॉपर्टी को अभी यूज करने वाले हैं, ठीक हो गया। अब हेडिंग पे आओ, क्या है हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वी प्लेस अ कंडक्टर इन बिटवीन इट्स प्लेट्स। जब हम एक कंडक्टिंग स्लैब रख दें तो क्या होगा, स्लैब का मतलब जानते हो, एक टुकड़ा, जैसे जो वुडन टेबल पे आप लोग बैठते हो उसमें जो स्लैब आता है, ठीक है, वो एक स्लैब है। आपने क्लास 10th में ग्लास स्लैब देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये कैपेसिटर की प्लेट है, तो जहाँ फ्री स्पेस है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, वहां तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई नॉट। लेकिन इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, क्योंकि अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, बाहर और अंदर वाला कितना हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो अंदर जो नेट होता है वो कितना आ जाता है, 0। तो यहाँ पे भी कितना हो गया, अंदर 0। नॉर्मली जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला था बच्चों, तो क्या करा था, एक बार फिर देख लेते हैं। हमने कहा था ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अंदर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वहां पे हमने ई लिया था क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड थे नहीं। फिर उसके बाद हमने क्या करा था, हमें पता था ये डिस्टेंस डी है, हमने लिया था v इज इक्वल टू ई डी। ये फॉर्मूला क्या होता है, जहां तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई लग रहा है वो डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस डी है, तो v इक्वल टू ई डी है ना। v पोटेंशियल और डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये रिलेशन था। उसके बाद हमने क्या करा था, q इज इक्वल, अच्छा इसके बीच में, दो प्लेट के बीच में जो फ्री स्पेस होता है, याद रखना, दो प्लेट के बीच में जो फ्री स्पेस होता है वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता था। फिर सिग्मा को हम कितना लिखते थे, q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। मैं कहा था डेस्टिनेशन क्या है, कैपेसिटेंस निकालना है, तो q इज इक्वल टू हम CV लगाते थे, c इज इक्वल टू q बाय v लगाते थे, ये v की वैल्यू यहाँ रखते थे, तो c आ जाता था हमारा a एप्सिलॉन नॉट बाय d। ये फ्री स्पेस पे आता था, ये याद रखना, ठीक है। तो ये तो मैं आपको पुराना बता रहा हूँ जो हम कर चुके हैं। तो अगर किसी को डाउट हो कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकाला था, वो भी इसको कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जब हमने इसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब रख दी तो क्या हुआ, थिकनेस t थी, ये डिस्टेंस d थी, हमें फिर वही रिलेशन देखना पड़ेगा। पहला रिलेशन क्या था, v और e के बीच में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर अलग, कंडक्टिंग स्लैब के बाहर अलग। तो देखो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो ये EM है, ये कितने थिकनेस पे लग रहा है, T पे, तो EM इंटू टी। यहाँ पे पूरे में E लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं था, तो E इंटू डी। यहाँ पे इतने में इलेक्ट्रिक फील्ड EM है, थिकनेस T है, तो EM इंटू टी। और जो बच गया स्पेस, जो फ्री स्पेस है, उसमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, E नॉट, तो कितना था वो D माइनस टी इंटू क्या हुआ, E नॉट। फिर उसके बाद V इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी माइनस टी, ये तो हो जाएगा 0 इंटू टी, हो जाएगा ना, ये तो 0 हो गया क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, वैल्यू पुट करी। जो फ्री स्पेस होता है दो प्लेट के बीच में, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में हमने देखा था, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। सिग्मा कितना होता है, q अपॉन ए, तो q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यही है। चलिए, नाउ द फॉर्मूला दैट वी पुट हियर इज q इज इक्वल टू CV, ये वाला फॉर्मूला है, q इज इक्वल टू CV, ये आएगा। तो यहाँ से c इज इक्वल टू कितना आ गया, q बाई वी आया, तो c इज इक्वल टू q बाई वी आया। तो v की वैल्यू हमने प्लेस करी, v की वैल्यू कितनी थी, ये वाली, इसको यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 2 भी मान सकते हो। अब जैसे ही पुट करा, q से q कैंसिल, ये एप्सिलॉन नॉट जंप करके ऊपर आ गया और हमारा एक्सप्रेशन क्या आया, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी। ये कब आया, जब हमने कंडक्टिंग स्लैब पुट करी।
जब नॉर्मली हम कुछ नहीं होता था, फ्री स्पेस होता था, तो हमारा जो कैपेसिटेंस होता था वो हम सी नॉट लेते थे, और उस सी नॉट की वैल्यू कितनी आती थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आती थी। और अभी कितनी आ रही है, ए एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, यानी कि जो न्यूमरेटर पहले, डिनोमिनेटर पहले डी था, अब वो कितना आ गया, डी माइनस टी। तो क्या डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डी माइनस टी। तो अगर ये एक्सप्रेशन डिक्रीज कर रहा है, पहले इतना था डिनोमिनेटर, अब इतना हो गया, तो ये डिक्रीज करेगा, तो सी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना। तो एज डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग इन इक्वेशन 1 एज कंपेयर टू इक्वेशन 2, यानी कि जब फ्री स्पेस थी, तो आपका सी क्या होगा, बढ़ जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस डी इज डिक्रीजिंग, या सिंस the distance between the two plate is decreasing, या since the denominator is decreasing, C is increasing। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा अगर आप उनके बीच में कैसी प्लेट रखें, कंडक्टिंग प्लेट। सिंपल है, कभी भी कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, या इवन कहीं भी निकालना है, तो आपको एक सबसे पहले चाहिए क्या, V। क्यों, क्योंकि V इक्वल टू E इंटू डिस्टेंस होता है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, E की वैल्यू उन प्लेट के बीच में जो है, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे वो पैरेलल हो। फिर E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई, सिग्मा अपॉन, यहाँ वाले केस में पैरेलल प्लेट में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू बाई, वो वैल्यू पुट करी। लेकिन ये तो आपका आया था V, हमें चाहिए C, टारगेट क्या है, C पे पहुंचना है, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई V। हमने V की वैल्यू पुट करी और ये आया। ये डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है एज कंपेयर टू जब उनके बीच में फ्री स्पेस थी, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया। नोट कर लीजिए, इससे पहले हम इसे इरेज करें और अगले टॉपिक पे जाएं, इसको नोट कर लीजिए, गुड। चलो बच्चों, अब देख लेते हैं, अगर हेडिंग आपकी क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन इट्स प्लेट। क्या आएगी हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वी प्लेस, क्या प्लेस कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब एक इंसुलेटर रख रहे हैं दो प्लेट के बीच में, एक स्लैब रख रहे हैं, उसका टुकड़ा रख रहे हैं। तो मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी, थिकनेस T, और प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। अंतर क्या था डाइलेक्ट्रिक और आपका कंडक्टर में, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें जो फ्री चार्ज है वो नेग्लिजिबल है। जब हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, कुछ एक फ्री चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, लेकिन क्या ये उतना ही होगा जितना कंडक्टर में, नहीं। इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये EP, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने आप नहीं आया, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया। तो ये जो होता है, ये बाहर वाले E0 के बराबर नहीं हो पाता। फ्री स्पेस पे क्या है दो प्लेट के बीच में, E0, नॉट का मतलब कुछ नहीं, और अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं EP से। तो अंदर कितना आया, EM इक्वल टू E0 माइनस EP। अच्छा, अब हमारे पास जो सबसे पहला फॉर्मूला, फिर वही देखो, V इक्वल टू हम ED लगाते हैं, यहाँ पे पूरे में E लग रहा था, पूरी डिस्टेंस D थी, तो V इक्वल टू ED लगाया। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे इतनी सी डिस्टेंस जो आपका डाइलेक्ट्रिक है उसमें तो EM लग रहा है ना, ये EM जो अंदर EM नेट आया, तो उसको कैसे लिखेंगे, EM कितनी थिकनेस में T, तो कितना हो गया EM इंटू T, और जो बाहर है वो जो फ्री स्पेस में है वो E0 है, और वो कितने पे है, इतने पे तो है नहीं, तो इतने को हटा दो पूरी डिस्टेंस पे से, तो D माइनस टी, तो D माइनस टी इंटू E0। करने का तरीका बिल्कुल वही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक तो E0 आ रहा है, एक EM। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये वाला एक्सप्रेशन, हमने कहा था F0 अपॉन FM, F0 की जगह QE0, FM की जगह QEM इक्वल टू K, Q से Q कैंसिल, तो E0 अपॉन EM K आया, तो EM कितना आया, E0 बाई K, तो रख दो उसकी जगह E0 बाई K। E0 तो कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बचा है, D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। चाहो तो ब्रैकेट मत लगाओ, अंदर हटा दो, मर्जी है आपकी। जो फ्री स्पेस, दो प्लेट्स के बीच में जो भी फ्री स्पेस, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस लॉ में हमने यही पढ़ा था, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या था, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। कितना आसान तरीका, वही पहले V निकाला, क्लियर, फिर हमारा टारगेट तो C है, तो हमने Q इज इक्वल टू C भी लिखा, फिर C निकाला, तो बिल्कुल वही करा। तो पहले हमने V निकाला, और V निकालने के लिए भी जब हमने E की वैल्यू प्लेस करी जो फ्री स्पेस में होती है, वो थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह वैल्यू पुट करी, तो वही काम हमने यहाँ भी करा। तो Q इज इक्वल टू क्या लगाया, CV,
C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इस वैल्यू को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, ठीक हो गया। इस वैल्यू को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो और इस स्टेप से पहले लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये आया, Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट जंप करके ऊपर चले गया और आपका एक्सप्रेशन इतना आ गया। अब देखो ये जो इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो फ्री स्पेस पे आती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उतना ही रह रहा है। जब पूरा एयर भरी थी और उसके मुकाबले जब मैं ये आपका डाइलेक्ट्रिक डाल दे रहा हूँ तो ये तो डिक्रीज हो रहा है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। यानी कि डाइलेक्ट्रिक डालो तब भी इंक्रीज हो रहा है कैपेसिटेंस, और आप कंडक्टर डालो कैपेसिटेंस तब भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और वैसे भी आप एक चीज देखो ना, दोनों केस में आपका जो चार्ज है अंदर, मतलब चार्ज है कैपेसिटर का, वो तो बढ़ जा रहा है। अब यहाँ देखो इतना चार्ज तो यहाँ था, इतना चार्ज और नहीं बढ़ गया अंदर, तो ये क्या है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी तो बताता है। अगर ये चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बताता है तो आपका डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद चार्ज बढ़ा या कम हुआ, बढ़ गया। तो चार्ज बढ़ गया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया। वही हमने देखा। क्या, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखो बेटा, अब ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए बड़े ध्यान से देखना। कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर लिया, बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, फुल चार्ज करा, फुल चार्ज करा, प्लस क्यू माइनस क्यू, फुल चार्ज कर दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू। इसके बाद देखो दोनों में डिफरेंस है, ये आपके दो अलग अलग केसेस हम ले रहे हैं। एक में मैंने बैटरी से डिस्कनेक्ट करा और डाइलेक्ट्रिक डाला, दूसरे में बैटरी से कनेक्टेड रखा और डाइलेक्ट्रिक डाला। हम कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं दोनों की। पहले में बैटरी से डिस्कनेक्ट करा और डाइलेक्ट्रिक डाला, दूसरे में बैटरी से कनेक्टेड रखा और डाइलेक्ट्रिक डाला। क्लियर? अब देखो सबसे पहले कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। सपोज जो भी पुराने वाला है, जब फ्री स्पेस था ये वाला, इसके कंपेरेटिवली ये, तो ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C नॉट, V नॉट, E नॉट, यानी कि जब फ्री स्पेस था तब इतना है, और जब मीडियम डाल दिया यानी कि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कितना आ गया, C। तो आपको पता है कि कैपेसिटेंस कितना होता है, C इज इक्वल टू KC नॉट। अरे ये पढ़ा तो था, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और फिर हमने पढ़ा था कि अगर मीडियम आ जाएगा तो ये A एप्सिलॉन बाई D हो जाएगा। एप्सिलॉन को हम लिखते थे एप्सिलॉन नॉट के, तो हम कहते थे ये तो आपका C नॉट ही है, तो CM इज इक्वल टू कितना आ जाता था, KC नॉट, यही आता था। तो वही C इज इक्वल टू KC नॉट। तो जो आपका नया कैपेसिटेंस होगा यहाँ पे, वो इसके मुकाबले कितना टाइम्स हो गया, K टाइम्स, यानी कि क्या हो गया, इंक्रीजेस। यहाँ भी कितना हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक डालोगे चार्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बाकी कोई प्रॉपर्टी में फर्क होगा नहीं होगा। दो टाइप से क्वेश्चन आएगा, पहला तो सिर्फ ये बताओ ये इंक्रीज करेगा डिक्रीज करा, और उसे जस्टिफाई करो। इंक्रीज करेगा आपने लिख दिया, जस्टिफाई नहीं कर पाए तो हाफ मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो जो नया कैपेसिटेंस आ रहा है, पुराने कैपेसिटेंस का कितना टाइम्स हो जाता है, KC नॉट, तो यानी कि कैपेसिटेंस तो आपका बढ़ रहा है। मैं कोई भी प्रॉपर्टी लूंगा, जरूरी नहीं है वो सीक्वेंस में हो। अच्छा, मैंने बैटरी हटा दी, जब मैंने बैटरी हटा दी और ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, इससे पहले एक्सप्रेशन में, E बाय या E नॉट बाय E इक्वल टू K। तो E इक्वल टू कितना हो गया, E नॉट बाय K। जब फ्री स्पेस थी तो E नॉट, जब मीडियम डाल दिया तो EM भी लिख सकते हो, लेकिन अभी हम सब एक ही साइन कन्वेंशन लेके चल रहे हैं, तो E इक्वल टू E नॉट बाय K। तो E इक्वल टू कितना हो गया, E नॉट बाय K। तो यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था तो क्या अंतर है, जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो वो डिक्रीज हो रहा है, K टाइम्स में डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, डिक्रीजेस। फिर वो डिक्रीजेस लिखने के लिए आधे मार्क्स, फिर जस्टिफाई करने के लिए आधे मार्क्स, ये फॉर्मूला लिखा। E इक्वल टू E नॉट बाय K, वैसे ही V इक्वल टू V नॉट बाय K, या तो आप ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, V इज इक्वल टू ED, E इंक्रीजेज हेंस V ऑल्सो इंक्रीजेज, क्योंकि D तो कांस्टेंट है। ऐसा ना लिखना चाहो तो V इक्वल टू V नॉट बाय K ऐसा लिख दो वहाँ, या फिर V इक्वल टू ED, E डिक्रीजेज V ऑल्सो डिक्रीजेज, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, डिक्रीजेज हो गया। अब Q को दो तरीके से कर सकते हो। देखो बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब कोई भी नया चार्ज ना तो आएगा ना जाएगा, यानी कि Q कांस्टेंट है, चार्ज तो कांस्टेंट, हाँ या ना। या आप दूसरे तरीके से करना चाहो, सर कैसे करें दूसरे तरीके से, तो आपको पता है Q इज इक्वल टू C। तो जो नया कैपेसिटेंस है वो कितना है, KC नॉट।
और जो v है वो कितना है v नॉट बाय के से के कैंसिल, तो सी नॉट वी नॉट कितना हो गया क्यू नॉट, यानी कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज अब भी है, तो कांस्टेंट। ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख, हाँ है ना, वरना आप सीधे लिख सकते हैं सिंस बैटरी इज नॉट देयर और बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, नो चार्ज इज कमिंग नो चार्ज इज लिविंग, देयरफॉर चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहां देखो जरा, पहले मैं v पे आ जाता हूं, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v कॉन्स्टेंट क्यों है, एज द बैटरी इज कनेक्टेड। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो ध्यान से देखो, ये वाली जो प्लेट है ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव वाले से, ये वाली जो प्लेट है ये किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव वाले से। अगर इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v है, इन दो प्लेट्स के बीच में, वायर का तो कोई भी रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो इसके अक्रॉस तो कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, तो जो जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपका इन दो प्लेट के बीच में है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में आ जाएगा, इसके बीच में। तो अगर यहाँ भी है तो यहाँ भी तो ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि पहले भी v लगी थी अभी भी v लग रही है, इसका मतलब कांस्टेंट एज द बैटरी इज कनेक्टेड, ये तो चेंज होने वाला है ही नहीं। अगर v कांस्टेंट है तो E भी कांस्टेंट होगा, Q कांस्टेंट होगा, तो E इज इक्वल टू V इक्वल टू ई डी, E इक्वल टू V बाई डी, एज V इज कांस्टेंट E इज ऑल्सो कांस्टेंट। V कांस्टेंट क्यों होगा समझ में आया, पहले भी ये V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा था, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट के अक्रॉस उतना ही तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, क्यों, क्योंकि ये जो प्लेट है ये वायर से तो जुड़ी है इससे, तो ये प्लेट इससे जुड़ी है, ये प्लेट इससे जुड़ी है, तो जितना इनके बीच में उतना इनके बीच में, या जितना इनके बीच में उतना इनके बीच में, एक ही बात, जो यहाँ था वो यहाँ भी है, तो V में तो कोई चेंज नहीं आया। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पहले तो फॉर्मूले से Q इज इक्वल टू सी वी, C इज इक्वल टू कितना हो गया के सी नॉट, और V इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे V नॉट लिख लो, E इक्वल टू ई नॉट लिख लो चाहो तो इसी के साथ, क्यों पता है आपको, तो C की जगह तो के सी नॉट रखा, लेकिन V तो उतना ही है V नॉट है ना, पहले जितना था उतना ही है, तो सी नॉट वी नॉट कितना हो गया क्यू नॉट, तो के क्यू नॉट, यानी कि चार्ज आपका कितना है उतना ही रहा। तो आप ये लिख सकते हो चार्ज नहीं, चार्ज उतना कहाँ रहा, सी इक्वल टू बता भी नहीं रहे, सी नॉट कितना, सी की जगह कितना सी की जगह कितना आप वैल्यू प्लेस करो, के सी नॉट, वी तो उतना ही है, तो सी नॉट इंटू वी पहले भी उतना ही था अभी भी उतना ही है, तो ये हो गया के क्यू नॉट। आप चाहो तो यहाँ वी नॉट रख दो, लेकिन पहले वी है इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने ऐसा रखा है। इवन यहाँ पे भी आपको वी बाई के रखना चाहिए, इसे वी बाई के रखो तभी इतना आएगा, लेकिन रख भी लो तो क्या, यहाँ पे वी नॉट मानना पड़ेगा, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं चेंज करना चाह रहा था। कैसे भी लिख लो आप उसको, वी नॉट रख लो और वी नॉट की वैल्यू वी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये के क्यू नॉट हो जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज हो गया। थियोरेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो होगा क्या, बैटरी से कनेक्टेड हैं दो प्लेट, अब क्या होगा इनके बीच में पोटेंशियल डिक्रीज करने की कोशिश करेगा V इक्वल टू वी नॉट बाई के, लेकिन यहाँ तो बैटरी नहीं है वहाँ तो बैटरी है, तो पोटेंशियल जैसे ही डिप करेगा जैसे ही डिक्रीज करेगा तो ये हायर पोटेंशियल पे ये लोअर पोटेंशियल पे, तो यहाँ से और चार्ज जाएगा और पोटेंशियल को मेंटेन कर देगा, इसका मतलब चार्ज और जा रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही इनके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो पोटेंशियल डिक्रीज करने की कोशिश करेगा V इक्वल टू वी नॉट बाई के, तो उसी समय बहुत मोमेंट्री होगा कि ये हायर ये लोअर, तो अगर ये हायर ये लोअर तो क्या होगा, चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा और पोटेंशियल कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब चार्ज जा रहा है ना, तो चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है, तो वही हम बोल रहे हैं कि चार्ज आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो ऐसे कर दो हाफ सी वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा लो, C इज इक्वल टू कितना था के सी नॉट, हाफ के सी नॉट, और V कितना है वी नॉट बाई के, तो ये वी नॉट स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, के से एक के कैंसिल, तो ये कितना हो गया 1 बाय के हाफ सी वी स्क्वायर, ये आया, इसको इधर लिख लेते हैं, ये दिख रहा है पहले ये देख लेते हैं, इज इट विजिबल, हाँ अभी तक तो देख ही रहे हैं, इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 बाय के ऑफ सी नॉट ऑफ यू नॉट, यानी कि जो एनर्जी है वो कितना के टाइम डिक्रीज हो गई। यहाँ देखो U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, C इज इक्वल टू कितना है के सी नॉट, और V इक्वल टू कितना है वी नॉट, तो ये कितना हो गया के टाइम्स हाफ सी नॉट
वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के सी नॉट, यानी कि यहाँ एनर्जी कितनी हो गई, के टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो बस आसान सा तरीका है, इसको आप यूज करिए और आपका आंसर आ गया। ओके, तो आई होप सो ये समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बनेंगे आपके, इससे डायरेक्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा, इसको कैसे भी यूज करेंगे सीबीएसई में, ताकि आप लोग को मतलब उनको समझ में आए कि आपको कंसेप्ट आता है या नहीं आता है। फिजिक्स वैसे ही ट्रिकी है, इसे और ट्रिकी ना बनाए, ना पढ़ के हल्का फुल्का पढ़ते रहें, जरूरी है, और बड़े आराम से आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए।